नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और उस चर्चा में आज आप सभी शामिल होंगे जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा हर चौक चौराहे पर है। वो है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जीत। 1989 का वो रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का, जब 149 सीटें हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने। उन सबको तोड़ते हुए 50% से ज्यादा वोट हासिल करते हुए 27 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद 156 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रचंड जनादेश है ये। बीजेपी लगातार 7वीं बार, वो भी रिकॉर्ड जीत, न सिर्फ 27 सालों के बाद 7वीं बार सत्ता पर काबिज, बल्कि वो भी एक प्रचंड जनादेश के साथ 99 से 57 सीट आगे बढ़कर 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी गुजरात में और वो रंग लाया है। मोदीमय गुजरात हो गया। लेकिन इसी के साथ बीजेपी की इस जीत का मतलब ये भी है कि 2024 के पहले ये बड़ा पुश है। हिमाचल प्रदेश में लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमाल किया। 40 सीटों पर जीत हासिल करके वहां पर अब कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की आंधी में बह गई, लेकिन हाँ, जो वोट परसेंटेज उनका आया है 12 से 13%, उसको लेकर वो खासे उत्साह में है। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, लेकिन 4 सीटें सिर्फ उसे हासिल हुई हैं, तब जबकि अरविंद केजरीवाल लिखकर सरकार बनाने का दम भर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये जीत 27 सालों के बाद रिकॉर्ड जीत है गुजरात में, और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। जैसा पीएम मोदी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। गुजरात में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सत्ता में तो बीजेपी 27 सालों से है, लेकिन 1985 में कांग्रेस ने जो 149 सीटें हासिल की थी, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का सपना बाकी था। अब की बार वो भी पूरा हो गया। 150 का आंकड़ा पार हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर, उसका भी रिकॉर्ड बना है। और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट, उसका भी रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली, 1998 में 117, 2002 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। मगर 2007 और 12 में आंकड़ा फिर से घटा। 2007 में 117 और 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली। पाटीदार आंदोलन के असर से बीजेपी 2017 में 99 सीटों पर अटक गई। मगर इस बार 150 के आंकड़े को पार कर बीजेपी ने गुजरात में 1985 के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। बीजेपी ने गुजरात में अब की बार बम्पर वोट भी हासिल किया। आंकड़ों पर नजर डालिए। 1962 में कांग्रेस ने 50.64% वोट हासिल किए। 1972 में कांग्रेस को 50.93% वोट मिले। 1980 में कांग्रेस को 51.04% और 1985 में 55.55% वोट मिले। वहीं इस बार बीजेपी ने करीब 53% वोट हासिल किए। पूरे देश में वोट शेयर का रिकॉर्ड सिक्किम में एसडीएफ ने बनाया था। 2009 में पार्टी को 71% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी ने गुजरात की जोरदार जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधा। प्रधानमंत्री के विकास की राजनीति और गुजरात की जनता के मन में उनके लिए प्यार ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ये एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री
नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात में कांग्रेस का दम निकल गया। पिछली बार 77 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी 15 सीटों के करीब सिमट कर रह गई। लेकिन गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट देकर राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा दिलवा दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के नतीजों ने स्पष्ट जनादेश दिया और कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बन रही है। पुराने रिवाज को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। आज तक ब्यूरो। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंच गए हैं। बीजेपी दफ्तर, जहां पर उनका स्वागत इस वक्त करने के लिए तमाम नेता मौजूद हैं। आदेश गुप्ता को आपने देखा, मनोज तिवारी को देखा, दिल्ली के तमाम नेता दिख रहे हैं। हालांकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अटक गई, लेकिन गुजरात की जीत का जश्न मनाने के लिए आज आप देख रहे हैं 2024 के पहले 2022 में गुजरात के नतीजों पर जश्न मनाती भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और संबोधन वहां पर हो रहा है। कुछ ही देर में आपको वहां लिए चलेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। जैस्मिन शाह हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका रुख करेंगे। पहले तो बधाई आपको सुप्रिया जी, आपने हिमाचल में अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 40 सीटें आ रही हैं, स्पष्ट जनादेश है। लेकिन गुजरात को लेकर चर्चा खूब है क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कोई विपक्षी पार्टी उसे भुना नहीं पाई और बहुत बड़ी जीत, रिकॉर्ड बनाया है वहां पर। 27 साल सत्ता में रहने के बाद फिर अगले 5 साल के लिए 7वीं बार सत्ता पर बीजेपी काबिज हो रही है। 77 से फिसल कर 17 पर वहां अटके। दोनों पर आपकी टिप्पणी, हिमाचल में क्या रिवाज कायम रहा और गुजरात में क्या प्रो इनकम्बेंसी इस बार हो गया? बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई स्वीकारती हूँ हिमाचल के लिए, और हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, स्पष्ट बहुमत की तगड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीट डाउन नहीं है, 6% वोट शेयर भी घट गया है, ये बताना जरूरी है। हिमाचल की देवतुल्य जनता ने देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, तो मैं जनता का अभिवादन करती हूं। और एक बात कुछ भी कहने से पहले जरूर कहूंगी कि हिमाचल का चुनाव हमने हिमाचल के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे खिलाफत हो अग्निवीर की, चाहे सेब के बागानों की समस्या, उसी पर मुखरित रहे। और ये मेहनत थी वहां के नेताओं की और ये नेतृत्व था प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने उस पूरे कैंपेन को स्फूर्ति दी। मैं बहुत खुश हूं हिमाचल के रिजल्ट्स को लेकर। और कहीं पर दम्भ भी टूटा, क्योंकि जो सेहरा यहां पर मोदी जी को बांधा जा रहा है, तो मोदी जी ने तो अपने व्यक्तिगत तौर पर वोट हिमाचल में भी मांगे थे और अपना टाइम भी याद दिलाया था। ये तो गृह राज्य है अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, उन्होंने खूब टिकट में अदल बदल भी किया था। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी मुझे नहीं पता, ये सवाल पूछा भी जाएगा कि मुझे नहीं पता। जहां तक गुजरात की बात है, और आपका बिल्कुल सही कहना है, ये बिल्कुल प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत है। मैं उनको इस पर मुबारकबाद देती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हर शिकस्त कुछ सिखाती है और आज हमारे लिए आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की बहुत जरूरत है। हमें लगता है कि हमें शायद पूरी तरह से एक नई परिकल्पना करनी पड़ेगी, नई सोच के साथ, शायद नए मुद्दों के साथ इस अगले चुनाव में जाना होगा, जनता से पुनः सामंजस्य स्थापित करना होगा। लेकिन जिस लहजे में मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी प्रचंड जीत की बधाई दे रही हूं, उसी चिंता के साथ मैं एक बात और कहती हूं, 150 नहीं 154 या जो भी आप सीटें दिखा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, बधाई हो उनको। लेकिन गुजरात के मुद्दे जस के तस हैं। 40 लाख अभी भी बेरोजगार हैं। मोरबी में करीब 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसी को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी से जो तमाम काम धंधे बंद हो गए, किसी का उसका लेना देना नहीं है। और गुजरात मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे प्रदेशों से अभी भी बहुत पिछड़ा है। तो मैं बधाई के साथ साथ यह भी कहना चाहूंगी कि गुजरात की सरकार इस बार सिर्फ नैरेटिव सेटिंग ना करे, थोड़ा गुजरातियों के लिए भी काम करे। और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लाइन कहूंगी
कि उनके गुब्बारे की जो हवा है वो जनता ने निकाली है हिमाचल से लेके गुजरात तक, और दिल्ली में जिताकर जनता ने यह संकेत दिया है कि पहले दिल्ली की समस्याओं का समाधान करिए, बाकी जगह किलाबंदी करने की बात बाद में करिएगा। ठीक है, गौरव जी आएंगे तो उनसे चर्चा करेंगे जो आपने गुजरात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जैस्मिन शाह साहब, हवा निकाल दी जनता ने, आम आदमी पार्टी ने तो शायद डिपॉजिट अपना तमाम सीटों पर हिमाचल में खोया होगा, यहां पर भी वही हाल है और लिखकर आप लोग दे रहे थे सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को पूरी तरह से जो आप लोग धत्ता बता रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती है सुप्रिया जी, अगर ये जनता ने बता दिया आपको आपकी जगह। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए और देश की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनी है। 10 साल में वो इकलौती पार्टी है जो 10 साल में केवल उसने नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। इसके लिए पहले मैं गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 13% वोट शेयर पहले ही चुनाव में ले पाना, मतलब 40 लाख गुजरातियों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थामा। मेरे ख्याल से ये छोटी बात नहीं है और सुप्रिया जी को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम जरूर सीखेंगे, हमारी ये पहली शुरुआत है, यहाँ पे 27 साल से भाजपा का राज है, लेकिन ये हमारी सफलता है कि इस चुनाव के कैंपेन में पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा था। पहली बार मोदी जी आए तो थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में भी जाना उचित समझा। तो अरे सर, वो तो हमने तस्वीरें दिखाई है, प्रधानमंत्री उससे पहले भी स्कूलों में गए हैं, लेकिन इस बार स्कूल में गए तो आपने प्रचार कर दिया कि आपके स्कूल में जाने की वजह से जा रहे हैं। उसका तो फैक्ट चेक हो गया है, क्यों एक ही बात को आप लोग बार बार दोहराते हैं? फैक्ट चेक हो चुका है सर। क्यों नहीं दोहराएंगे अंजना जी, हमें फैक्ट चेक हो चुका है सर, बात इससे करने पहले का। भी लोग आप हमें इंटरप्ट करेंगे? नहीं, ठीक है, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। तो मुद्दा जो बनाना था, जो नैरेटिव बनाना था, आपको टोक रही हूँ, गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आ रही हूँ जैस्मिन शाह, तो तुरंत आ रही हूँ, बात पूरी कीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी गुजरात गृह राज्य उनका, और उन्होंने भी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की मिला ले, एक के बाद एक जो रैलियां की थी, उन्होंने लगभग हाफ सेंचुरी से ज्यादा 60-70 रैलियां की थी। रोड शोज को मिला लीजिए, योगी आदित्यनाथ को उसमें जोड़ लीजिए, तो 100 से ज्यादा सभाएं, रैलीज और रोड शोज इन तीनों ने किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 रैलियां वहां पर की थी, कई रोड शोज किए, कई सभाएं की, और ऐसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। बार बार कहते थे कि यहाँ पर प्रचंड जीत इस बार होगी, और वो दावा सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, गृह मंत्री पहुंच गए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, और भारी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। जैस्मिन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जो कह रहा था कि गुजरात के चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने सेट किया है। मुझे बताइए कि जो नकली शराब का मुद्दा था, हर साल सैकड़ों लोगों की जाने जाती है। आज भी आप जाएं, गुजरात के किसी भी मोहल्ले या गांव में जाएं, आपको नकली शराब मिल जाएगी। हर साल इनके इतने पेपर लीक होते हैं, इतने युवाओं की नौकरियां उसके कारण नहीं लगती। ये मुद्दा किसने उठाया? अरविंद केजरीवाल ने उठाया। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के पहले से ही भाग चुकी थी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा चुनाव लड़ा। मैं मानूंगा कि गुजरात की जनता ने हमें एक्सेप्ट किया है। हम किले के अंदर आए हैं, 5 साल और मेहनत करेंगे और फिर गुजरात भी जीतेंगे, लोगों के दिल जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से आज एक बड़ा दिन है, एक नई नेशनल पार्टी का जन्म हुआ है, और मेरे ख्याल से ये उम्मीद अब देश के लोगों को होगी कि अगर उन्हें एक राजनीतिक विकल्प चाहिए, अगर ये लोग त्रस्त आ गए, अगर इनको बदलाव चाहिए, तो वो परिवर्तन और बदलाव की आवाज है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक विकल्प जो बिल्किस बानो पर बोलने से खौफ खाता है, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहा होने पर मुंह में चुप्पी साध लेता है, क्योंकि उसे ये डर है कि उसका जो वोट बैंक वो बनाना चाह रहा है वो छिटक ना जाए। ऐसी ही राष्ट्रीय पार्टी आप रहेंगे, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा हमें। सुप्रिया श्रीनेत वो कह रहे हैं एक राष्ट्रीय पार्टी का जन्म हुआ है और वो चुनौती देंगे, वो लड़ेंगे, जनता ने उन्हें स्वीकारा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं अंजना जी, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इस देश में 3 बड़े चुनाव हुए, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली का नगर निगम का चुनाव, और 7 उपचुनाव भी हुए, जिसमें से एक लोकसभा का उपचुनाव था मैनपुरी का। पते की बात यह है कि चुनाव में जाते वक्त हिमाचल में, गुजरात में और दिल्ली के नगर निगम पर सत्ता काबिज भारतीय जनता पार्टी की थी। नतीजे आने के बाद 2 जगह से जनता ने उन्हें नकार दिया है।
सिर्फ गुजरात बरकरार है और उपचुनावों में भी, चाहे उत्तर प्रदेश की खतौली हो या मैनपुरी हो, चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं तो हां, मैं जरूर फूली समाऊंगी गुजरात के आंकड़े देखकर, लेकिन मैं चिंतित भी होंगी कि बाकी सारा देश भारतीय जनता पार्टी को नकार रहा है और यही असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, जिस तरह से लोगों की आय कम हो रही है। इसके अलावा मुझे और कोई आकलन इसका समझ में नहीं आता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आपने इनसे सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी कोर टीम को बैठकर यह निर्णय लेना है कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उन हमारे वोटों पर सेंध करके उनको जिताते रहेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो चुनाव लड़े, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन पहाड़ से पलायन क्यों कर लेते हैं? ऐसी ही जगह क्यों जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी पर सवाल पूछे जाएंगे। आपने बिल्किस बानो का नाम लिया, मैं तो और आगे बढ़ के उसके बारे में बात करती हूँ। ड्रग्स पर क्यों नहीं बोलते हैं वहां जाकर? दिल्ली में दंगे होते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बुलडोजर चलता है, क्यों चुप हो जाते हैं? हर चीज पर जब नारे लगते हैं सर कटने के, क्यों चुप हो जाते हैं? तो स्कूल, अस्पतालों की बात करना हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा विवादास्पद चीजों पर, कंटेंशियस इश्यूज पर पता चलती है और आप मौका परस्त होने के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए दिल्ली की एमसीडी में रहकर दिल्ली का भला करिए, यह संदेश एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जनता ने आपको दिया है। मैंने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया है, मैंने जनता के मतादेश का आकलन करने की छोटी सी कोशिश करी। ठीक है जैस्मिन जी, एक छोटा सा जवाब इस पर। वो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई मुद्दा ऐसा आता है जिस पर आपको बोलना चाहिए, बिल्किस बानो से लेकर बुलडोजर पर, आप मौन साध लेते हैं। नहीं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और मुझे आज हंसी आ रही है कि कांग्रेस विचारधारा की बात कर रही है, उसकी विचारधारा क्या रहेगी मैं आपको और जनता को बताता हूं। दिल्ली में जब अनर्गल जितने भी आरोप लगाए गए, आप मान के चलिए पिछले 7 साल में, 8 साल में, जब से हम दिल्ली की राजनीति में है, हमारे ऊपर 170 से भी ज्यादा केस डाले गए। अभी शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, हर चीज बस घोटाला घोटाला। कोर्ट में एक भी केस प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जब भी केस डाला जाता है, बीजेपी केस डालती है, ईडी और सीबीआई से केस डालती है, सबसे पहले आके तालियां कौन बजाती है? कांग्रेस बजाती है। जब एलजी चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सबसे आगे आके ताली कौन मारता है? कांग्रेस मारती। तो आप विचारधारा की बात मत कीजिए। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर एक भी नमूना चाहिए आज आपको भारत की राजनीति में, वो कांग्रेस रह गया है। और जहां तक अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दे की बात नहीं करती, तो आज हम एक नेशनल पार्टी नहीं होते। देश में आज हमने इतिहास रचा है कि 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बनने का 4 राष्ट्रों में हमें लोगों ने भारी मात्रा में हमें एक्सेप्ट किया है। तो मेरे ख्याल से आपको इसके तकलीफ हो रही है। अभी भी आप आम आदमी पार्टी को अगर क्षेत्रीय पार्टी समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपकी ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाती है, और मुझे नहीं कहना इसके बारे में, देश की जनता बताएगी। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी एक इकलौता विकल्प रह गई है। गुजरात में तो आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, क्लीन स्वीप दे देते थे, जितनी सीट आई उतनी भी शायद उससे ज्यादा आती है बीजेपी को अगर आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं होती। तो आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इकलौता विकल्प रह गया, और ये देश की जनता धीरे धीरे जान। ठीक है सुप्रिया जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार तस्वीरें जरा वहां की दिखा देते हैं बीजेपी मुख्यालय की। बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ऐतिहासिक दिन है उनके लिए चित्रा। और आज तमाम प्रवक्ता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़े दिग्गज नेता हो, सब वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इतिहास आज रच दिया है गुजरात में। 27 साल के बाद 7वीं बार, वो भी 156 बम्पर जीत के साथ। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही कारण है कि यहाँ पर जोश और जुनून से लबरेज कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी हिमांशु को आने दीजिए, थोड़ी आप लोग जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ पर भारी भीड़ लग गई है और आपको बताते चले, थोड़ी जगह दीजिए, आप लोग किनारे हटिए। यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंच पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पर भारी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कितने जोश में ये कार्यकर्ता हैं। इंतजार
कुछ नहीं बोला है, बोले बोले। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, इधर बताइए कहाँ से आए हो? मोदी गुरुग्राम, गुरुओं की भूमि गुरुग्राम हरियाणा, इंतजार किया जा रहा है। गुरुग्राम से जी। थोड़ी तस्वीरें पीछे की दिखाने दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, पीछे जाने दीजिए। आपको बताते चले कि यहाँ पर भारी तादाद में हिमांशु आप आइए, थोड़ी सी जगह दीजिए, इनको आगे जाने दीजिए। यहाँ पर भारी तादाद में आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर धन्यवाद गुजरात। ये ठीक है, चलिए थोड़ी देर में हम लोग पहुंचते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे हम लोग वहीं का रुख करेंगे। कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश इस वक्त दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रवक्ता जुड़े तो सीधा दिखाइएगा। सुप्रिया श्रीनेत जी वो कह रहे हैं कि अब हम ही इकलौते विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी से हम ही टकराएंगे। 2024 का खाका भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मन में अब क्या चल रहा है वो साफ दिख रहा है। राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और हर दूसरी लाइन होती है कि अब मोदी वर्सेस केजरीवाल है। नहीं, मोदी वर्सेस केजरीवाल गोवा में भी हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था, हिमाचल में भी हुआ था, गुजरात में भी हुआ था। केजरीवाल जी तो आजकल चुनावी भविष्यवाणी करते थे, कागज पर लिखकर डब्बे बता रहे थे, 5 पर सिमट गए। राजनीति में सब कुछ करना चाहिए, अहंकार और दंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता कब आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक ले, घसीट ले, ये किसी को पता नहीं होता है। अब इनको क्योंकि ये एक जगह 1.5 जगह जीत गए थे तो इनको लगा कि ये इस तरह का माहौल बना सकते हैं। इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही, हम अनर्गल आरोप लगाते हैं। अगर आपके जो मंत्री हैं जेल में पॉक्सो बाल यौन शोषण के आरोपी से पैर की मसाज कराते हुए दिखेंगे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। आप शराब घोटाले में लिप्त दिखिएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे लानत हो भाजपा के 7 सांसदों और 8 विधायकों को दिल्ली में और तमामों काउंसलर को जिन्होंने कुछ नहीं कहा। हम तो बोलेंगे, हम आपसे बिल्कुल सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे कि दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जाके मौन धारण क्यों कर लेता है जब बुलडोजर चलता है लोगों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुजरात जाते हैं चुनाव प्रचार में, उनसे पूछा जाता है 11 बलात्कारी रिहा हो गए, वो कहते हैं हमारा मुद्दा ही नहीं है। अगर महिला का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं तो मुद्दा क्या है? और एक बात मैं अंजना जी आपसे सिर्फ थोड़ी सी 5 सेकंड में ये कहना चाहती हूं, ये जो सारा सेलिब्रेशन हो रहा है भाजपा के कार्यालय पर, बिल्कुल होना चाहिए, उनके पास पैसा है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की हिमाचल की हार का, नगर निगम की हार का, 5-5 उपचुनावों की हार का ये तो जश्न मनाया जा रहा है, शोक कब मनाया जाएगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये मैं जरूर जानना चाह रही हूं। क्या नड्डा जी इस्तीफा देंगे आज अगर उनका बीजेपी के बुरी तरह से हारी है भाजपा? जो जीत गुजरात में रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, 27 साल तक शासन में रहने के बाद 7वीं बार वो रिकॉर्ड जीत के साथ 99 सीटें पिछली बार 2017 में आई थी, लेकिन इस बार 156 सीटों के साथ 150 के आंकड़े के पार रिकॉर्ड जीत हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। आपको ये भी बता दें कि पहली बार 50% से ज्यादा वोट एक राज्य में बीजेपी को आए हैं और लगभग 53 से 54% वोट अभी तक के अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। बड़े से बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी के उड़ गए हवा में। कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई है, जहां वो 77 से 17 पर सिमट गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जयराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए और जो लोकल मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में उठाए थे वो कारगर साबित हुए और इसी वजह से बीजेपी को वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलनी पड़ी है। जयराम ठाकुर ने बहरहाल रिजाइन कर दिया है और जयराम ठाकुर पर एक के बाद एक ये आरोप लग रहा था कि उन्होंने वहां पर ठीक से काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, पेपर लीकेज, बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनको सफल तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उठाया। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर वहां कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है हिमाचल में। ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी हेडक्वार्टर की दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सभी वहां पर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैस्मिन साहब, आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की वहां पर एक तरह से परेशानी हो गई। आप सोचिए, जिस ईशुदान गढ़वी को आपने सीएम फेस बनाया था वो भी फंस गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचेगा। जैसे ही सीधी तस्वीरें आती है हम लिए चलेंगे आपको। जैस्मिन साहब, बड़े बड़े दिग्गज गोपाल इटालिया, ईशुदान गढ़वी।
नहीं, बिल्कुल, इसमें देखिए दो राय नहीं है कि कुल अगर आप देखें तो कई ऐसे जो हमारे बड़े चेहरे थे वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अगर आप उनका वोट शेयर देखेंगे तो उनके तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें 50,000 60,000 ऐसे वोट मिले हैं। और 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, लेकिन 40 ऐसी सीट है अंजना जी जिस जहां पे हम रनर अप रहे हैं, मतलब बीजेपी का सीधा टक्कर केवल आम आदमी पार्टी के साथ था। तो कुल हम ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो मेरे ख्याल से इसमें कई सारी अच्छी चीजें लेने लायक है। गुजरात के लोगों ने पहले ही अटेम्प्ट में हमें खूब सारा प्यार दिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था 40 लाख वोट कुल मिले हैं आम आदमी पार्टी को। कहीं पे कम मिले हैं, सौराष्ट्र में ज्यादा मिले हैं, ट्राइबल एरियाज में भी अच्छा मिला है, सूरत में थोड़ा कम मिले, तो इसका पूरा जायजा लिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात के समक्ष समर्पित है। अगले 5 साल में हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समय जब हमने पहले टाइम में केवल किले के अंदर घुसे हैं, दूसरी बार किले पे हम जीत भी हासिल करेंगे 5 साल के अंदर, ये हमें पूरा भरोसा है। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं अगली बार तक जीत लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी आज यही कहा कि अभी हमने किला भेदा है, अगली बार फतेह करेंगे। नहीं, आप ही की समिट में उन्होंने कागज पर लिखकर भविष्यवाणी करी थी, अब तो वो चुनावी भविष्यवाणी करने वाले हो गए, तो उनसे अगली भविष्यवाणी भी लिखवा लीजिएगा, क्योंकि वो भी गलत साबित हुई थी, ये ख्याली पुलाव भी गलत साबित होंगे। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति थोड़ी सी इस बात की है अंजना जी, और मैं आपको नहीं बोल रही हूं, लेकिन ये जो माहौल बना रही है भारतीय जनता पार्टी, जीत का जश्न होगा, प्रधानमंत्री आएंगे, फलाने आ गए हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जिसको मारीच का वो भ्रमित करने वाला जाल रचा जा रहा है। स्कोर कार्ड क्या कहता है? स्कोर कार्ड कहता है 4:1, उपचुनाव हारे, हिमाचल हारे, एमसीडी हारे, 3:1, ये स्कोर कार्ड है। और उस स्कोर कार्ड में मैं पूछना चाहती हूं कि जो 3 की हार है वो कब बात होगी? इसका मतलब है जिन जगहों पर वो हारे वहां पर वो मुद्दे जरूरी थे जो हम उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो कमाए हो, चाहे वो करप्शन और कमीशन हो। यहां पर जयराम ठाकुर के सर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, तो फिर भूपेंद्र पटेल को सहरा बांधना चाहिए जीत का। तो जीत का सहरा मोदी जी को क्यों बंध रहा है? यहां पर आकर तो मोदी जी ने कहा था मेरे चेहरे को वोट दीजिए, व्यक्तिगत मेरा हिमाचल से क्या संबंध था, मैं कौन सी पहाड़ी पर रहता था, क्या खाता था, किसके साथ कहां पे किस चाय के स्टॉल पर बैठता था। जेपी नड्डा जी यही के हैं, उनके सब ठीकरा क्यों नहीं फोड़ा जाएगा? मैं तो कुछ सवाल पूछना चाह रही हूं कि अगर मुद्दों की बात हो रही है तो उपचुनावों में और हिमाचल में मुद्दों की जीत हुई है और भाजपा की उन मुद्दों के नाते हार हुई है। तो 3:1 के कॉन्टेस्ट में हम 3 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 की अकेले बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही आप कह रही हैं कि स्थानीय मुद्दे हिमाचल में आपके लिए आपको सफलता दिला चुके हैं, तो गुजरात में क्या हो गया? गुजरात में ऐसे क्यों हवा निकल गई? 77 सीटों पर आप थी ना, वहां से बिल्ड किया जा सकता था। इस बार आपका शीर्ष नेतृत्व वहां से गायब रहा। बहुत सारे सवाल गुजरात को भी लेकर है। और दूसरा मेरा एक कहना है सुप्रिया जी कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं, अगर आप कहते हैं ये भ्रमित करना है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल का क्यों नहीं जश्न मनाती है? आपको किसने रोका है? आप कांग्रेस दफ्तर में एक बड़ा जश्न कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए क्यों नहीं मना सकते हैं? कांग्रेस इस तरह के कदम ही नहीं उठाती है। अगर आप भी चाहें तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये एक तरीका है ना, वहां पे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वैसे ही आपके कार्यकर्ता पहुंचे और आपके बड़े नेता उनको संबोधित करें। क्यों नहीं? अंतर है, हमारे डीएनए में अंतर है। हम इस तरह के विभत्स जश्न नहीं मना सकते हैं, क्योंकि देश में एक माहौल चल रहा है, देश में लोग गरीबी से, देश में रोज 5 दैनिक मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। इस जश्न को मनाने का मतलब क्या है? ये जश्न भ्रमजाल फैलाने के लिए मनाया जा रहा है, इनविंसिबिलिटी दिखाने के लिए। बिल्कुल गुजरात में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मैं उसकी बधाई देती हूं, लेकिन बाकी जगह हारे हैं तो उसकी शोक सभा कब करी जाएगी, ये मैं पूछना चाहती हूं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के डीएनए में, हर पार्टी अलग होती है, हमारा डीएनए नहीं है कि हम इतना ढिंडोरा पीटते रहे। शायद भाजपा से सीखना चाहिए। आपने गुजरात पर एक सवाल पूछा और वो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि हम क्यों नहीं लोगों को कन्विंस कर पाए। मैं मानती हूं हम नहीं कर पाए, मैं मानती हूं गुजरात में भी वही मुद्दे थे। गुजरात में भी बेरोजगारी का मुद्दा है, 40 लाख लोग बेरोजगार हैं। गुजरात में भी 22 पेपर लीक हुए हैं। गुजरात में भी शिक्षा का स्तर गिरा है। गुजरात में भी मोरबी के 150 लोगों के करीब मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है पता नहीं, कमीशन और करप्शन के चलते कोई बोल ही नहीं रहा है। लेकिन गुजरात का माहौल अलग बनाने की कोशिश की गई थी और गुजरात में क्यों वोट पड़ा ये आप मुझसे बेहतर जानती है। मेरा सिर्फ अपना मानना यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज को बिल्कुल महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। ये आज किले को
भेदने की और कल फतेह करने की बात कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन आप क्या रोल अदा करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में, वो सवाल भी पूछना जरूरी है। आप तारनहार ही बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, या अंततोगत्वा आप अपनी विचारधारा को स्पेल आउट करेंगे? एंड नो, विचारधारा स्कूल और अस्पताल खोलना नहीं होती है। विचारधारा यह होती है कि जब एक पर्टिकुलर समुदाय पर प्रहार हो तो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ड्रग्स के मामले पर आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मजीठिया से माफी मांग लेते हैं, वहां पर जाकर एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो सवाल उठेंगे इनकी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं को लेकर, क्योंकि ये विचारधारा पर मौन धारण कर लेते हैं। अहंकार से पेपर पे भविष्यवाणी करना एक बात है, टीवी पर विज्ञापन देकर रोज छाए रहना और माहौल बनाना दूसरी बात है। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई वो मैं पूछना चाहती हूँ। सब लोग कह रहे हैं नेशनल पार्टी बन गए, इनको वोट मिल गया गुजरात में, ये हिमाचल से इन्होंने क्यों पलायन किया? पंजाब से निकला हुआ क्षेत्र हिमाचल है, पंजाब से हटाकर हिमाचल बनाया गया, पंजाब में इनकी सरकार है, तो एक्चुअली तो लॉजिकली इनको वहां लड़ना चाहिए था, क्यों भागे ये वहां से? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये सवाल तो बनता है, पूछ रही हूँ, ये सवाल तो बनता है शाह साहब, इसका जवाब दीजिएगा। सुजाता पांडे हमारे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तमाम प्रवक्ता आज बिजी हैं, वो अपने पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन शाह साहब, इसका जवाब दीजिए। पंजाब से ही कटकर तो बना शिमला है, वहीं पर आप भाग गए कुछ दिनों में, और हर सीट पर डिपॉजिट जब्त होने की नौबत है वहां पर आम आदमी पार्टी को। देखिए, मुझे ये सुनकर हंसी होती है कि जब हम गुजरात इतनी शिद्दत से लड़े तो कांग्रेस बोलती है भाई साहब क्यों लड़े, आपने हमारे वोट काटे। अगर हमें हिमाचल में अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो कहते वहां पे क्यों नहीं लड़े। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका लॉजिक क्या है, इनका दिमाग कैसे चलता है। दूसरा, ये लोग विचारधारा की बात करते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। मैं आपको बता दूं हमारी विचारधारा क्या नहीं है, क्योंकि पिछले बार जब इनके 77 एमएलए जीते थे उसमें से 20 एमएलए बिक गए, है ना। और उसके अगर 8 साल के अगर आप पिछले विश्लेषण देखें गुजरात का, 63 नेता या एमएलए कांग्रेस के बिक चुके हैं बीजेपी की तरफ। आप मुझे बताइए दिल्ली में या फिर पंजाब में जहां पे हमारे इतने एमएलए हैं, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। तो आपको अपनी बिकाऊ विचारधारा वेलकम है, आप अपनी विचारधारा पे बात करते रहिए। आज अरविंद केजरीवाल को लोग क्यों जानते हैं, देश के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, काम की राजनीति से संबंध करते हैं। और हम क्यों नहीं बात करें एजुकेशन और हेल्थ केयर की? आपको इतनी घृणा क्यों हो रही है एजुकेशन और हेल्थ केयर से? 70 साल से आपने और बीजेपी ने देश के लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है। जितना खर्चा स्कूल बनाने में करना चाहिए था, आपने अपने नेताओं के घर बनाने का, जमीन हड़पने का, करप्शन करने का पूरा काम किया है। तो आज देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हमें तमाम सुविधाएं चाहिए जो आपके अमीर नेताओं को मिलती है। तो आपको तकलीफ होती है, आप विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन देश में सबसे ज्यादा नेता आपके बिकते जा रहे हैं। गोवा में देखिए 11 में से 8 बिक गए, गुजरात में देखिए 73 बिक गए। अब आप देखिए कि गुजरात में आपके जो 17 एमएलए आ रहे हैं उसमें से भी कुछ 1 महीने 2 महीने वेट कीजिए, आप देख लीजिए उसमें से कितने बिकेंगे। मैं गारंटी देता हूं हमारे 5 एमएलए हैं, उसमें से अगले 5 साल एक भी नहीं बिकेगा। फिर आप विचारधारा की बात कीजिएगा। सर, आपका एक कैंडिडेट तो नामांकन भरने के बाद फिसल गया था, कंचन जरीवाला, अगर मैं याद दिला दूं। लेकिन सुप्रिया जी एक रिस्पांस देना चाह रही हैं। सुप्रिया जी एक छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद सुजाता जी आ रही हूं। नहीं, मुझे छोटा सा रिस्पांस यही देना है कि जिस पार्टी ने इस देश की बुनियाद बनाई, जिस पार्टी ने आईआईटीज और एम्स बनाया, उसको ये कहना कि हमने एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया और हमें घृणा है, किन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है बौखलाहट इनकी। मैं समझ सकती हूँ, जब आका बोल रहे थे 90 और आके सुई अटक गई 5 पर, मैं समझ सकती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की उलझुल बातें मत कीजिए। अच्छा डिबेट हो रहा था, आप अगर तार्किक मुझे जवाब दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। विचारधारा होती है कंटेंशियस इश्यूज पर। जब 11 बलात्कारी रिहा होते हैं तो मुंह पर टेप क्यों लग जाता है और ये क्यों बोला जाता है ये हमारा मुद्दा नहीं है, जिसका होगा वो बात कर ले। क्या महिला सुरक्षा आपका मुद्दा नहीं है? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या आप देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने से
अचकचाते हैं? क्यों आप अपना मुंह फेर लेते हैं? ये बताइए मुझे, क्यों आपने बात नहीं करी पूरे गुजरात में? क्यों आपने गुजरात में ड्रग्स की बात नहीं मुझे उठाई? पहले बताइए आपने कि पूरा आपने कैंपेन गुजरात का किया, चुनाव आपने एक बार भी क्यों 11 लड़ा? बलात्कारियों आपको की शर्म आनी बात चाहिए, नहीं आपने करी है। गुजरात का मैं चुनाव आपसे भी बहस नहीं करने लड़ा। नहीं आई और हूं, अब मैं आपसे सवाल कह पूछ रही रही हूं, हैं आप कि मुझसे गुजरात सवाल के- पूछ सकते अरे हैं। सवाल आप देश की जनता आपसे पूछ रही है। चुनाव आपने लड़ा ही नहीं गुजरात में, वॉक ओवर दे दिया आप आपने सवाल BJP मुझसे को। पूछिए, ये मैं तो सवाल आम आदमी आपसे पार्टी है, पूछूंगी, अरविंद बीच में केजरीवाल चिल्ला है। चिल्ली गुजरात के करने का कोई सारे मतलब मुद्दे, नहीं है। नकली शराब हो, पेपर लीक हो, ये तमाम मुद्दे पे आवाज अगर उठाई तो आम आदमी पार्टी ठीक ने है, उठाई है। ठीक है, ठीक है। अब 13% जवाब वोट तो है, सुनिए, 40 लाख अब जवाब तो लोगों सुनिए, ने जवाब अगर- तो उनका सीट पूरा लेकर होने इन्होंने दीजिए। चुनाव डिसाइड वो कह कर रहे हैं कि दिया। आपने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को, ये कह रहे हैं वो सुप्रिया जी। और अगर 40 लाख लोग, रुकिए 40 जैस्मिन लाख साहब। गुजराती वोट अगर आम वो आदमी तो कुछ पार्टी भी को कह मिलते सकते हैं, हैं, कहने को तो वो कुछ भी कह आम सकते आदमी हैं। पार्टी को मिलते हैं, तो इसके ये क्या दिखाता है कि अब कांग्रेस ये पर बीच में ना विश्वास बोले, नहीं लोगों तो का फिर उठ मैं चुका इनके है। बीच में बोलूंगी, ठीक है, ऐसे ठीक अच्छा है, नहीं ठीक है, लगेगा। मिस्टर शाह, मुझे लगता है शाह, कि थोड़ा प्लीज। ये तमीज वेलकम दिखाएं। किया जा रहा है। जैस्मिन जी प्लीज, सुप्रिया जी। नहीं, वेलकम तो हो रहा है 4% वोट से, कहीं पे 3% वोट से, कहीं पर 1% वोट की सेंध आप किसकी लगाते हैं सारा देश देख रहा है, सारा देश समझ भी रहा है। जो आपकी लैंडस्लाइड की बात हो रही थी आपकी, वो क्यों नहीं हो पाई दिल्ली नगर निगम में, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप मुद्दों पर स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं, आप मुद्दों से भागते हैं। खैर, मेरी और आपकी कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, आई डोंट वांट टू मेक दिस पर्सनल आइदर। ऑल आई विल से इज, सब लोगों ने देख लिया कि आप किस चीजों पर बोलते हैं, किस पर चुप हो जाते हैं, किन चीजों पर आप ताकत लगाते हैं, किन चीजों पर पैर फेर लेते हैं। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा की एक समर्थक या भाजपा की कोई नेता आपने कहा जुड़ी है, उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो जश्न मन रहा है, ये एमसीडी, हिमाचल और उपचुनावों की हार का मनाया जा रहा है। भाई हो सकता है मैं जश्न क्या है वो दिल को उड़ाता चला गया, हर गम को उड़ाता चला गया, वो हो रहा है, या ये सिर्फ गुजरात की बात होगी, क्योंकि वहां पर तो मुद्दों पर लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। तो उन मुद्दों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? सुजाता पांडे। देखिए जश्न तो जनता के जनादेश का हो रहा है, जहां पे 56 इंच के सीने ने 156 जो सीटें लेके एक नया इतिहास रचा है। जश्न इस बात का भी हो रहा है कि जिस पार्टी ने जनता के हितों को एक दरकिनार कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा में पुशअप करा के पीआर इवेंट करते रहे, उसको जनता ने पुश बैक कर दिया। जस्ट इस बात का भी हो रहा है कि जब ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्शंस कम इंपॉर्टेंट है, और उनकी बादाम की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है, सभी भाजपा खा जाती है, कुछ छिलके आपको भी दे जाती है, इस बात का जश्न हो रहा है। जश्न इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे आके महिला सुरक्षा पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और राजस्थान में चुप्पी साध ली जाती है। जश्न इस बात का हो रहा है कि जब आप मतदाताओं के मत की बात करती हैं और लोकतंत्र की बात करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि गुजरात की जनता ने आपको भी समय दिया था, लेकिन वो समय आपने सिर्फ दंगों का बनाया, जिसमें से 365 दिनों में से 200 दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। गुजरात में ये भी याद रहेंगी कि पोरबंदर को संतोष बेन के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद सूरत को सूरती मामा के नाम से जाना जाता था, अहमदाबाद को अब्दुल लतीफ के नाम से जाना जाता था। बंद हो जाए तो अब मैं बोलना चाहती हूं। अभी देखिए, अभी देखिए, मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ तो बोली थी, बोल नहीं रही है। उसके बाद इस बात का भी हो रहा है कि जब किसी चुने हुए नेता को, जब किसी लोकप्रिय नेता को रावण कहा जाता है, तो जनता कैसे उसकी लंका लगा देती है। जश्न इन सारी बातों का हो रहा है, और जश्न इस बात का हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जश्न होना चाहिए, क्योंकि जनता ने देखिए अंजना जी, आप सुप्रिया सुले जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश में लोकतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि जनता ने ये जो जनादेश दिया है, ऐतिहासिक जनादेश दिया है, इनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है गुजरात में, तो ये कुछ नहीं बोलेंगी। उस जनादेश का अपमान नहीं करके जी। सुजाता जी, वही परफॉर्मेंस हिमाचल और एमसीडी दोनों में ही नहीं है, तो फिर वहां पर क्या है? वही बातें जो गुजरात में चल गई, हिमाचल में हिमाचल की बात जरूर करूंगी। मुझे लगता है कि हिमाचल के लिए वोट परसेंटेज देखना बहुत जरूरी है, और कुछ सीटों पे जो हार हुई वो इतनी थिन मार्जिन है। मुझे लगता है जो भाजपा का इकाई, क्योंकि मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि जो अंदरूनी कलह थी, तो घर का भेदी लंका डाय वाली हाल हो गया है वहां, तो वो थोड़ा देखने की जरूरत है मुझे। और सुप्रिया सुले जी तो बिल्कुल हंसे नहीं, क्योंकि जो राजस्थान में इनका जो नंगा नाच हुआ,
वो अध्यक्ष बनने के वक्त में सचिन पायलट, वो आज तक जारी है। ये छत्तीसगढ़ में अपने अंदरूनी कलह को कभी सुलझा नहीं पाए हैं। आप एक राज्य बताइए जहां पे कांग्रेस इकाई के बीच में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और वो बाहर सड़कों पे नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या क्या हो रहा है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में भी हो रहा है, तो उनको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं ना चिराग के तले अंधेरा होता है, और कांग्रेस यही है, यही प्रॉब्लम है कि अंजना जी कि वो गर्त में दबती जा रही है। कहीं कभी 400 सीटों वाली कांग्रेस आज 53 सीटों पे अटक के 2 राज्य बचे हैं, वो भी राज्य जो है स्विच वो राज्य, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो शायद बचे नहीं। दूसरे के बाद ये तीसरा राज्य हो गया, ये तीसरा राज्य हो गया। अब 2 बोलने से 3 बोलने की आदत डाल लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैंने बोला ना कि ये तीसरा राज्य अभी हिमाचल हो गया है, तो हिमाचल को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो कांग्रेस को शायद तो इस बात के भी लाले पड़ जाते कि वो नेशनल पार्टी बनी की नहीं है। वो आप पे उंगली उठाती है, लेकिन वो खुद को नहीं देखती कि चिंतन शिविर में चिंता का बड़ा सा शिविर लगा, लेकिन चिंता कुछ नहीं होती। यहाँ पे आके आपको उंगली दिखाती है, बताती है कि उन्होंने क्या किया, उनकी राज्य इकाई में एक बड़ा लीडर कहा था राहुल गांधी। सुप्रिया जी, इतनी देर आप बोली, सुबह मतलब 6 बजे से जो शो शुरू हुआ है तब से आप ही लोग लगातार बात कर रहे थे। दूसरा पक्ष भी आने दीजिए, तो ये दूसरा पक्ष भी आने दीजिए। भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया, ये कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता नहीं आया, ये मेरी गलती थोड़ी है। आराम से, हाँ। तो बहुत दिल में जलन होती है। अरे जनता के जनादेश का जो है आदर कीजिए, और थोड़ा सा जो अभिमान है ना वो थोड़ा कम कीजिए, अपनी लेगेसी को देखिए और उससे सीख लीजिए, क्योंकि इस देश में विपक्ष की जरूरत है। सुप्रिया जी, हम सब चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष हो, लेकिन ये जो जिम्मेदारियां भाजपा में नहीं जा सकती। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो आज दिन से हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हिमाचल में जो जीत मिली है उसका श्रेय आप प्रियंका गांधी को देंगी, उनकी उपस्थिति को, या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को, या फिर परिस्थिति को? क्योंकि वहां पर रिवाज है, हर 5 साल में बदलती रही है सत्ता, ऐसा हर बार वहां पर 85 के बाद से हो रहा है। 6% वोट शेयर में घटा है हिमाचल में, भाजपा का वोट शेयर 6% गिरा है, 18 सीटें कम आई हैं। ऐसी वैसी मेजोरिटी से नहीं जीते हम, पहली बात क्लियर कर दूं। दूसरी बात क्लियर करने के लिए और बता दूं, आपने मुझसे सवाल पूछा मैं जीत का श्रेय किसे दूंगी, हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, मोदी जी जो मेन फेस थे या नड्डा जी जिनका गृह राज्य है? ये बात कर रही थी नाम लेने की, वहां के बेटे की, और एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और जर्सी गाय कहना किसने सिखाया इस देश को? प्रधानमंत्री मोदी ने।